हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम लोग यहाँ पे नेशनल ऑनगोइंग प्रोग्राम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहे थे, जिसमें कि हमने आयुष्मान भारत के बारे में, अमृत के बारे में और नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम NSCP के बारे में पढ़ लिया था। नाउ आई एम स्टार्टिंग विथ लेप्रोसी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो है कि नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम, मतलब कि जो नेशनल लेवल पे लेप्रोसी को, कुष्ठ रोग जो होते हैं उसको कैसे खत्म किया जाए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज लेप्रोसी। तो ये हमने हालांकि पहले चैप्टर, इससे पहले वाले चैप्टर जो हमने कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ हमने पढ़ लिया था कि व्हाट इज लेप्रोसी। इसमें मेनली क्या है कि हमारा स्किन प्रॉब्लम है, हमारे स्किन के सेंसेशंस खत्म हो जाते हैं और हायर स्टेज में, लास्ट स्टेज में क्या होता है कि हमारा बॉडी का डिसफिगरमेंट होने लग जाता है, हाथ वाथ कटने लग जाता है, उसका अल्सरेशन होने लग जाता है। तो ये दैट इज लेप्रोसी। तो अब यहाँ पे लेप्रोसी क्या है, एक तरह का बैक्टीरियल डिजीज है और कम्युनिकेबल डिजीज है। तो अब ये जो लेप्रोसी है इसको इरेडिकेट करने का प्रोग्राम आया था हमारे देश में। ये जनरली एक टारगेट ईयर दिया गया था 2016 से 2020 तक। कोई भी चीज के लिए एक टारगेट ईयर दिया जाता है कि इतना तक में कंप्लीट करना है। उसके बाद अगर वो कंप्लीट नहीं होता है तो फिर से उसको टारगेट और 5 साल, 2 साल, 3 साल ऐसे बढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम आया था, जिसके तहत लेप्रोसी को देश से मुक्त करना था, कुष्ठ उन्मूलन प्रोग्राम जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो ग्लोबली इसको खत्म करना था और इसका जो एक ईयर दिया गया था दैट इज 2016 to 20, तब तक इसको खत्म करना था। तो अब यहाँ पे क्या चीज के लिए कैसे खत्म किया जा सकता है, तो सबसे पहले तो डायग्नोसिस करना है, अगले स्टेज में पता करना है कितने लोगों को लेप्रोसी है, सबसे पहले डिटेक्ट करना है। तो लोग घर घर जाके कुष्ठ रोगों को, कुष्ठ रोगी जो थे उसको डिटेक्ट किए अर्ली, उसका डिटेक्शन हुआ, उसके बाद उनको कंप्लीट ट्रीटमेंट दिया गया और वे फ्री ऑफ कॉस्ट, इस टाइप से उसको कंप्लीट करने का कोशिश किया गया ना। उसके बाद अब इसके तहत क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स आया था, तो इसके तहत ऑब्जेक्टिव्स क्या आया था कि जो पॉपुलेशन है हमारा उसका जो और दूसरा जो भी पॉपुलेशन है हमारा उसमें कुष्ठ जो बढ़ रहा है उसके प्रिवलेंस रेट को 10,000 में एक करना, मतलब 10,000 पॉपुलेशन में किन्हीं एक को ही कुष्ठ हो, उससे ज्यादा को कुष्ठ नहीं हो, तो उसका जो जिस रेट से बढ़ रहा था उसको वहीं पे थामना, दैट इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम। दूसरा क्या था कि डिजेबिलिटीज जो हो रहा है, डिजेबिलिटीज मतलब जिसमें जैसे कि डिसफिगरमेंट हो गया, हमारा अल्सरेशन हो गया हाथ का, पैर का, टोज का, उसको रिड्यूस करना। क्योंकि मेनली जो खतरनाक होता है इसमें वही अल्सरेशन ही होता है, जिसमें कि आपका हाथ, टो, कभी कभी माउथ, नोज, ये सब बाहर निकलने लग जाते, पिघल के गिरने लग जाते बॉडी से। तो ये जो डिजेबिलिटीज रेट है इसको नेशनल लेवल पे बहुत ज्यादा कम करना, और मेनली एक केसेस होना चाहिए, 1 मिलियन में एक केसेस होना चाहिए, इतना कम करना। उसके बाद जो बच्चों में हो, ये तो खैर डिजेबिलिटीज में लिया गया, और जो न्यू चाइल्ड केसेस हो उसमें बिल्कुल भी डिजेबिलिटीज नहीं हो, उनका डिजेबिलिटीज बिल्कुल पहला ही या दूसरा स्टेज पे कुष्ठ को रोक देना है। क्योंकि हमने जब लेप्रोसी पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ लेप्रोसी। तो पहला स्टेज में क्या था कि जनरली हमारा जो ऑर्गेन्स है, सेंस ऑर्गेन्स है, दैट इज आवर स्किन, तो वो सेंसेस को डिटेक्ट करता है। तो यहाँ पे क्या होने लग जाता है कि सेंसेस हमारा कम होने लग जाता है, पैचेस होने लग जाता है हाथ में, पाँव में, और वहाँ का सेंसेशन कम होने लगता है। ये दैट इज फर्स्ट स्टेज। दूसरा स्टेज में क्या होता है कि हमारा जो ईयर है ये रिंकल होने लगता है, हमारा स्किन जो है वो मोटा होने लग जाता है और सेंसेशन और फटर कम होने लग जाता है। और थर्ड स्टेज में सबसे वाइटल है कि डिसेबिलिटी सोन होते हैं, अल्सरेशन होने लग जाता है। तो इन सभी चीजों को थर्ड स्टेज पे पहुंचने ही ना दे, दैट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम। तो ये बहुत हद तक कामयाब भी हुआ हमारे देश में। नेक्स्ट है जनानी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। तो अब यहाँ पे नाम से ही पता चल गया किस पे, जनानी दैट मीन्स वुमेन एंड शिशु दैट मीन्स इन्फेंट। तो इसके तहत JSSK, ये हमारा 1 जून 2011 में आया, इसके तहत प्रेग्नेंट वुमेन और जो उनका बच्चा है, जच्चा बच्चा दोनों का बेनिफिशियल्स के लिए सरकार ने एक हेल्थ फैसिलिटीज रखी, जिसमें कि उन्होंने कहा कि
लोग, मतलब जो भी औरतें हैं वो उनको बेनिफिट्स देख के जो प्रेगनेंसी है, जो डिलीवरी है, वो घर पे ना करा के इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराए। तो उसके लिए उन्होंने बहुत सारी बेनिफिशियल चीजें रखी, जैसे कि प्रेग्नेंट वुमेन के लिए क्या क्या रखी, तो जो भी डिलीवरी होगा कैशलेस होगा, फ्री होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो ऑब्वियस जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, डॉक्टर अवेलेबल्स है, सब कुछ फ्री में मिल रहा है, तो लोग वहाँ पे ज्यादा आकर्षित होंगे। उसके बाद दवाइयाँ, जो खाने वाली चीजें हैं, दाल चावल वॉटेवर, टोटल चीज फ्री मिल रहा था। डायग्नोस्टिक जितना भी टेस्टेस हो रहे थे, डायग्नोसिस हो रहे थे, वो सारे फ्री ऑफ कॉस्ट थे। जितने दिन इंस्टीट्यूट में आप रहेंगे उतने दिन का खाना फ्री था। अगर किसी वजह से ब्लड की जरूरत है तो ब्लड भी चढ़ाया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी यूजर चार्जेस नहीं लगेगा, फ्री ट्रांसपोर्ट मिलेगा एवरी। उसके बाद इंस्टीट्यूशन से आपके घर तक छोड़ने के लिए भी फ्री ट्रांसपोर्टेशन। तो इतना बेनिफिट मिला था। ये किसके अंतर्गत था? जनानी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। ये तो फॉर वुमेन्स था, फॉर शिशु दोनों के लिए है तो दोनों के लिए होगा। तो उन बच्चों के लिए भी फ्री वैक्सीनेशन था, फ्री ट्रीटमेंट था, फ्री चेकअप था। अगर बच्चों को भी प्रोविजन हो ब्लड्स का तो उनको भी फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड मिलना था, उनको भी फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन था। टोटल चीज फ्री में था। इन नटसेल कहे तो एवरीथिंग जो भी डिजायरेबल था वो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाना था। तो ये था हमारा, और ये भी काफी अच्छा हुआ। इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा हुआ कि जो वुमेन का मॉर्टेलिटी रेट था, जो इन्फेंट का मॉर्टेलिटी रेट था, वो काफी कम हो गया था। तो दैट इज जनानी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। नेक्स्ट एक और चीज है, दैट इज जनानी सुरक्षा कार्यक्रम। अब इसके तहत भी सेम चीज था, बट यहाँ पे उतना ज्यादा फ्री नहीं दिया गया था। यहाँ पे कुछ एक स्टेट्स को लेके बनाया हुआ था। जनानी सुरक्षा में भी यही था, ये मदरहुड को प्रमोट करने के लिए जनरली ये एक पार्ट था नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का, एनएचएम का, एनएचआरएम का, नेशनल हेल्थ मिशन हमने पढ़ा था। उसके अंतर्गत हमने पढ़ा था कि ये गांव और शहर दोनों के लिए बना था। पहले गांव के लिए बना था, फिर दोनों को देखते हुए शहर को भी, अर्बन को भी जोड़ा गया और उसका एक नाम दिया गया था, नेशनल हेल्थ मिशन। तो ये जो जनानी सुरक्षा योजना है ये रूरल वाले पार्ट्स के लिए आता था, जिसका मेन काम क्या था कि जो मैटरनल मॉर्टेलिटी है, जो प्रेगनेंसी के दौरान औरतें मर जाया करती हैं, उनको सुरक्षा देना, हर तरह से सुरक्षा देना। और इसमें जनरली इस पे फोकस किया गया था। हमने पहले ही बताया कि कुछ एक राज्य पे, और वो कौन से राज्य थे जो लो परफॉर्मिंग स्टेट्स एलपीएस के अंतर्गत था, मतलब जहाँ पे गरीबी रेखा कम हो या औरतों पे कम ध्यान दिया गया हो, तो उनको एक कैटेगराइज किया गया था, दैट इज लो परफॉर्मिंग स्टेट। तो इसके अंतर्गत आया था कुछ स्टेट जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, राजस्थान, उड़ीसा और कुछ ट्राइबल्स एरिया। तो ये लो परफॉर्मिंग में स्टेट्स के अंतर्गत आते थे। तो वहाँ के लोगों को सुरक्षा प्रदान, वहाँ के औरतों को, प्रेग्नेंट औरतों को सुरक्षा प्रदान करना ही जनानी सुरक्षा योजना के अंतर्गत था। और ये अप्रैल 2005 में आया था, जिसको बाद में डिक्लेयर किया गया, मॉडिफाई किया गया, किस नाम से? नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम। इसका भी मेन वही काम था, मेन मोटो वही था, जनानी शिशु सुरक्षा के जैसा ही मेन था कि इसमें मर्टलिटी मॉर्टेलिटी को कम करना था, इन्फेंट मॉर्टेलिटी को कम करना था। बट जनानी शिशु सुरक्षा में क्या था? एवरी डिजायरेबल थिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट था। यहाँ पे एवरीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं था। यहाँ पे क्या था कि एक पैकेज दिया जाता था औरतों को, और उसके साथ जो भी उनका प्रेगनेंसी को डिलीवर करा रहा हो, दैट इज कॉल्ड आशा, आशा सेविका उसको कहते हैं, आशा के नाम से जाना जाता है, आशा सिस्टर के नाम से जाने जाती थी औरतें। तो उनको कुछ पैसा दिया गया। तो लो परफॉर्मिंग स्टेट में क्या हो गया कि जो भी प्रेग्नेंट औरतें थी जो हेल्थ केयर में आ रही थी, उनको 1400 रुपया दिया जा रहा था रूरल में, गाँव वाले एरिया में, और आशा को उसके डिलीवरी के लिए 600 दिया जा रहा था। यही शहरों में मदर को 1000 मिल रहा था और आशा को 400 मिल रहा था। सेम जो हाई परफॉर्मिंग स्टेट था, मतलब लो परफॉर्मिंग स्टेट तो मैंने बता दिया कि ये जो उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड है, ये लो परफॉर्मिंग था। उसके अलावा जितने भी स्टेट बच जाते हैं दैट इज हाई परफॉर्मिंग। तो वहां पे सिर्फ बीपी बीपीएल के अंतर्गत जो भी शेड्यूल कास्ट महिलाएं आती हैं, या जो भी ओबीसी या बीपीएल जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे आती हैं, उनको 700 मिलता था, आशा को 600। और वही शहरों में 600 और 400 का रेशियो था, ये पैसा मिलता है डिलीवरी को। यहाँ पे टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, बस पैसा मिलता था। उसके बाद आया मिशन इंद्रधनुष। तो इंद्रधनुष के अंतर्गत क्या है कि इंद्रधनुष हम देखते हैं बहुत सारे रंग रहते हैं, दैट इज इंद्रधनुष। तो वही सोच के लिया गया। इंद्रधनुष के अंतर्गत क्या है कि जितने तरह के इम्यूनाइजेशन है वो सभी
को होना चाहिए। ये हमारे देश में इंद्रधनुष कब आया? 25 दिसंबर 2014 को मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। इसके अंतर्गत मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जितने भी हमारे देश में बच्चे हैं, जितने भी इनको फ्री इम्यूनाइजेशन देना चाहिए, सभी बच्चों का फ्री में वैक्सीनेशन होना चाहिए। तो इसके तहत क्या हो गया कि फ्री वैक्सीन किया गया 12 तरह का लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज से लगभग 26 मिलियन बच्चों का सालाना वैक्सीनेशन होना चाहिए। इंद्रधनुष इज फॉर ओनली फॉर वैक्सीनेशन प्रोग्राम। तो जितने भी तरह के वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, चाहे ट्यूबरक्लोसिस हो, डिप्थीरिया हो, हेपेटाइटिस बी हो, निमोनिया हो, जिसके कारण बच्चे बहुत ज्यादा मरते हैं, तो उन सभी को मिशन इंद्रधनुष में लिया गया था। मिशन इंद्रधनुष सिर्फ और सिर्फ वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को ही डिनोट किया गया था। उसके बाद आया मिशन पोषण। पोषण मतलब न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कैसे बच्चों को प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि मैल न्यूट्रिशन या डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स से बहुत लोग पीड़ित थे। तो अब यहाँ पे मिशन पोषण आए, जिसके अंतर्गत बहुत सारी योजनाएं आई, जैसे कि मान लीजिए आंगनवाड़ी सुविधाएं, वहाँ पे बच्चों को मिड डे मील्स मिलता है, स्कूल में मिड डे मील्स मिलता है, प्रधानमंत्री वंदना योजना, या जो लड़की है युवावस्था में आने वाली है 12 से 14 उम्र, लड़कियों को कुछ अनाज मिलता है आंगनवाड़ी की तहत से। स्वच्छ भारत सबको मिला के मेन एक मोटो बनाया गया कि जो हमारे अभी बच्चे बड़े हो रहे हैं, युवा की ओर बढ़ रहे हैं, 12 से 14 साल एडोसेंस के उम्र में जो बच्चे हों, उनका पोषण सही से हो, उनका न्यूट्रिशन सही से हो, क्योंकि अगर उनका न्यूट्रिशन नहीं होगा तो उनका मकसद माइंड डेवलपमेंट नहीं होगा, दूसरा बॉडी डेवलपमेंट नहीं होगा। तो दैट वाई पोषण इज वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए क्या हुआ कि सरकार ने फ्री डिस्ट्रीब्यूशन किया, जो बटर सही से मेंटेन हो, खाना सही से मिले उनको, तो पोषण पे ध्यान दिया। तो इसके अंतर्गत सिर्फ पोषण बच्चों को भी नहीं मिला, उन प्रेग्नेंट औरतों को भी दिया गया पोषण, उन लड़कियों को भी जो 12 से 14 उम्र की थी लड़कियां, किशोरावस्था में, युवावस्था में लड़कियां, उनको भी फ्री ऑफ कॉस्ट भोजन दिया गया, मिड डे मील प्रोवाइड किया गया। इसका बजट भी तैयार किया गया था, जिसके तहत क्या था कि सभी बच्चों को जो भी बीपीएल में आते हैं उनको पोषण मिले, सही से न्यूट्रिशन मिले, जिससे उनका डेवलपमेंट अच्छे से हो। नेक्स्ट आता है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि। तो इसके अंतर्गत क्या हुआ कि एक फंड आपके बैंक अकाउंट में दिलवाया गया था। तो इसमें क्या था कि ये टोटली डिपेंड कर रहा था हेल्थ और एजुकेशन में। तो इसके तहत क्या है कि सुरक्षा निधि एक आपके अकाउंट में वो क्या बोलते हैं एश्योरेंस अमाउंट दिलवा दिया गया था कि कुछ भी वैसा हादसा हो तो वो स्कीम काम करे। और इसके साथ इसको और बढ़िया बनाने के लिए आयुष्मान भारत जो हमने पहले बात किया था, जन आरोग्य योजना को भी लाया गया, आयुष्मान भारत को भी लाया गया, नेशनल हेल्थ मिशन, ये सभी को मिला के पीएम प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि बना था। उसके बाद नेक्स्ट आता बाल सुरक्षा कार्यक्रम। ये हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर्स नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, अगर कोई डाउट होगा तो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसके वीडियो नोट्स मैंने पहले अपलोड कर दिया है टेलीग्राम पे, तो वहाँ पे आप नोट्स चेक कर सकते हैं। ओके।